हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के इस कंटिन्यूड लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। और पिछले क्लास को एक बार हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने पिछले क्लास में मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में मेंडल के सबसे पहले लॉ को स्टडी किया था, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। और वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे मेंडल ने जब एक प्योर टॉल प्लांट को क्रॉस करवाया था एक ड्वार्फ प्लांट के साथ, तो F1 प्रोजेनी के अंदर सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले थे। और जब इन टॉल प्लांट्स को आपस में जब सेल्फिंग कराई गई इनकी, तो F2 प्रोजेनी के अंदर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों टाइप के ट्रेट देखने को मिले, जिनका फिनोटिपिक रेशियो 3:1 का था और वहीं जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 का था। हमने डिफाइन किया लॉ ऑफ डोमिनेंस को, जो कि कहता है कि आउट ऑफ 2 ट्रेट्स ऑफ अ कैरेक्टर ओनली वन ट्रेट अपीयर्स इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, और जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है F1 जनरेशन में उसको हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसको हम कहते हैं रिसेसिव ट्रेट। फर्दर हमने एक और टेक्निक डील की, टेस्ट क्रॉस की, जहाँ पे एक सिचुएशन आई थी हमारे पास कि जब कोई डोमिनेंट फिनोटाइप है तो डोमिनेंट फिनोटाइप के बारे में हमें पता है कि वो होमोजाइगस हो सकता है या फिर हेट्रोजाइगस हो सकता है। तो कैसे पता लगाया जाए कि ये जो डोमिनेंट फिनोटाइप है ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, और उसके लिए बहुत एक सिंपल सी क्रॉस करने की हमें ज़रूरत होती है पता लगाने के लिए, एंड दैट इज़ द टेस्ट क्रॉस। क्या करते हैं इसकी मदद से हम लोग डोमिनेंट फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल का जीनोटाइप पता करने के लिए उसकी क्रॉसिंग हम कराते हैं रिसेसिव फिनोटाइप या रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ, रिसेसिव पैरेंट के साथ। अगर डोमिनेंट फिनोटाइप का रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस करने पे F1 प्रोजेनी में सारे के सारे डोमिनेंट ट्रेट अपीयर होते हैं, यानी कि हमने जो डोमिनेंट फिनोटाइप लिया था वो है होमोजाइगस। वहीं अगर हम लोग डोमिनेंट फिनोटाइप का क्रॉस करवाते हैं रिसेसिव पैरेंट के साथ और F1 प्रोजेनी के अंदर टॉल और ड्वार्फ दोनों कैरेक्टर हमें इक्वल प्रोपोर्शन में रिसीव होते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने जो डोमिनेंट फिनोटाइप कंसिडरेशन में लिया है दैट इज़ हेट्रोजाइगस। सो टेस्ट क्रॉस डिस्कस करने के बाद एक और टर्म मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, एंड दैट इज़ आउट क्रॉस। बच्चों, हमने देखा कि टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, किसी डोमिनेंट फीमेल फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल की क्रॉसिंग करवाते हैं रिसेसिव पैरेंट के साथ। लेट्स से कि हमने फिर से प्योर लाइन के साथ शुरुआत की, पेरेंटल प्योर लाइन लिए, टॉल प्लांट की क्रॉसिंग कराई ड्वार्फ प्लांट के साथ। F1 प्रोजेनी के अंदर सारे के सारे पेरेंट्स, सारे के सारे प्रोजेनीज टॉल आए। तो अगर हम लोग इसकी क्रॉसिंग करवा दें रिसेसिव पैरेंट के साथ, तो इसको हमने कहा टेस्ट क्रॉस, जिससे हमें डोमिनेंट फिनोटाइप की जीनोटाइप पता चलती है। वहीं अगर हम इस डोमिनेंट फिनोटाइप की क्रॉसिंग करा दें डोमिनेंट पैरेंट के साथ प्रीवियस जनरेशन वाले, तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं आउट क्रॉस। एंड दिस टेस्ट क्रॉस एंड आउट क्रॉस इज टुगेदर नोन एज बैक क्रॉस। अब हम लोग मेंडल के इनहेरिटेंस के सेकेंड लॉ को डिस्कस करेंगे, विच इज़ ऑल्सो एन आउटकम ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एंड दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। So this law is based on the fact that characters do not show any blending. And all the characters are reobtained in F2 generation. तो बच्चों, मेंडल का ये मानना था
कि कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ब्लेंडिंग शो नहीं करते। ब्लेंडिंग कहने का मतलब कि जो पी प्लांट के कैरेक्टर्स मेंडल ने चूज़ किए थे, दे वर एक्चुअली शोइंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स से हमारा मतलब है कि जैसे कि हम लोगों ने प्लांट हाइट की बात की थी। प्लांट हाइट में टॉल प्लांट वॉज देयर एंड द ड्वार्फ प्लांट वॉज देयर वॉज नॉट एनी काइंड ऑफ इंटरमीडिएट प्लांट। तो अगर इंटरमीडिएट होता तो ये हम कह सकते थे कि कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग प्रेजेंट है, यानी कि कोई इंटरमीडिएट फॉर्म प्रेजेंट है। बट मेंडल ने जो कैरेक्टर्स चूज़ किए थे वो कैरेक्टर विदाउट एनी डाउट वी कैन से कि वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट शो करते थे। उसके बीच में या तो कोई एक डोमिनेंट फॉर्म था, नहीं तो रिसेसिव फॉर्म था। एनी इंटरमीडिएट फॉर्म्स वाज एब्सेंट। सो मेंडल का ये मानना था कि जो पेयर्ड फैक्टर्स होते हैं, जो अकॉर्डिंग टू मेंडल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी था, तो मेंडल का ये मानना था कि जो पेयर्ड फैक्टर होते हैं वो किसी इंडिविजुअल के अंदर पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये पेयर्ड फैक्टर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। बच्चों, मेंडल ने ये सारी बातें तब कह दी थी जब हमें जीन या क्रोमोसोम जैसे किसी भी इंटाइटी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। और ये सारे थ्योरी जो मेंडल ने डेवलप की थी, इट वाज वेरी वे बिफोर than the discovery of any microscopic instrument or the discovery in the cytological structures. So मेंडल का ये मानना था कि जो फैक्टर्स होते हैं are present in pairs. कैरेक्टर्स किसी यूनिट फैक्टर्स जो होते हैं वो किसी इंडिविजुअल के अंदर पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये जो पेयर्ड फैक्टर होते हैं दे शो सेपरेशन। सो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन so that तो मेंडल का ये मानना था कि फैक्टर्स जो होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम पे इन फैक्टर्स की होती है सेपरेशन। और सेपरेशन इस प्रकार से होती है कि किसी गैमीट में किसी पर्टिकुलर फैक्टर के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है। जैसा कि इसको हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म में डिस्कस कर सकते हैं। लेट्स से कि एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है, तो आप देख सकते हो कि हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के अंदर किसी एक पर्टिकुलर जीन के दोनों अलग अलग फॉर्म हैं। एक कैपिटल टी डोमिनेंट फॉर्म इज देयर एंड द स्मॉल टी विच इज़ द रिसेसिव फॉर्म। तो जब गैमीट के फॉर्मेशन होनी होती है तब 50% ऑफ द गैमीट्स विल हैव डोमिनेंट टी एज एन एलील एंड 50% ऑफ द गैमीट्स विल हैव रिसेसिव टी एज एन एलील। तो अगर कोई किसी इंडिविजुअल के गैमेट में कि एक पर्टिकुलर गैमेट की बात करे और आपसे पूछा जाए कि उस पर्टिकुलर गैमेट में डोमिनेंट एलील के होने की प्रोबेबिलिटी या फिर रिसेसिव एलील के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी आप 50-50 लेके चल सकते हो। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि उस गैमेट के अंदर या तो डोमिनेंट टी वाले एलील प्रेजेंट होंगे या फिर रिसेसिव टी वाले। तो इसके आधार पर मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था। तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आउटकम था दो लॉ। First was the law of dominance, which states कि out of two traits of a character, only one trait expresses itself in F1 generation, and the second outcome of the Mendelian monohybrid cross was law of segregation, जो स्टेट करता है कि गैमीट के फॉर्मेशन के दौरान जो यूनिट फैक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और उनके सेपरेशन की टेंडेंसी कुछ इस प्रकार से होती है या उनके सेपरेशन का पैटर्न कुछ इस प्रकार से होता है कि गैमीट में किसी फैक्टर के होने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझने के साथ साथ मेंडल के इनहेरिटेंस के दो लॉज को समझने के बाद अब हम लोग चलेंगे स्टडी करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस को, और डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझने के बाद हम आसानी से समझ पाएंगे मेंडेलियन थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो लेट्स बिगिन विथ डाई हाइब्रिड क्रॉस।
बच्चों, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिफाइन किया था, ऐसा क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट in which you consider only one trait, one character at a time, that is called as the monohybrid cross. Whereas we can define dihybrid cross, पहले भी हम इसको define कर चुके हैं कि ऐसा crossing experiment in which two characters are considered at a time, such type of crossing experiments are called as the dihybrid cross. यहाँ पे dihybrid cross को समझने के लिए we will consider seed shape and seed color as an example. इन दोनों कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर को हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। बच्चों, आपको पता होगा, अगर हम लोग बात करें शीड के शेप की, तो टू शेप्स पॉसिबल वाज देयर। वन वाज राउंड एंड अनदर पॉसिबल सीड शेप वाज रिंकल्ड। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि राउंड वाज डोमिनेट ओवर रिंकल्ड। वहीं मैं सीड कलर की बात करूँ तो टू पॉसिबल कलर ऑप्शंस वर अवेलेबल पी प्लांट के अंदर। वन वाज येलो एंड अनदर वाज ग्रीन, एंड यू ऑल वेरी वेल नो कि ग्रीन येलो वाज डोमिनेट ओवर ग्रीन। तो आपको पता है कि मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले तैयार किया जाता है प्योर लाइन को, और प्योर लाइन बनाने की मेथड को हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। क्या आपको याद है कैसे बना सकते हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए को उसको प्योर लाइन कैसे तैयार कर सकते हैं? द सिंपल मेथड इज़ कि आप किसी भी कैरेक्टर को के प्योर लाइन को तैयार करने के लिए कॉन्टिन्यूसली उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराते जाओ और रिसेसिव ट्रेट को हर जनरेशन से एलिमिनेट करते जाओ। ऐसा करने से होगा ये कि हर जनरेशन में जो रिसेसिव एलील होगी वो एलिमिनेट होती जाएगी पॉपुलेशन से, एंड एट अ सर्टेन टाइम, और फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ जनरेशन्स के बाद पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट एलील ही बच जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्योर लाइन को तैयार करना सीखा। अब मेंडल ने राउंड एंड येलो सीड वाले प्लांट की क्रॉसिंग कराई रिंकल्ड एंड ग्रीन प्लांट के साथ। अब इनके जीनोटाइप्स को मेंशन कर दे। सो प्योर राउंड एंड येलो, इट वाज क्रॉस्ड विथ रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो आपको पता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि गैमीट्स के अंदर चूंकि दोनों के दोनों यहाँ पे जो सीड शेप को कंट्रोल करने वाले एलील है वो सिमिलर है, सो गैमीट्स में देयर विल बी मस्ट कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, एंड इन द सेम वे देयर विल बी स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। तो पेरेंटल जनरेशन के गैमेट्स को जब हम लोग आपस में फ्यूज़ करेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा हेट्रोजाइगस F1 प्रोजेनी विच विल बी राउंड एंड येलो, यानी कि सारे के सारे F1 प्रोजेनी विल हैव राउंड शेप्ड शेड एंड येलो कलर शेड। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मेंडेलियन लॉ ऑफ डोमिनेंस वो फॉलो हो रहा है। अब आपको पता है कि F1 प्रोजेनी का हम क्या करवाएंगे, इनका हम कराएंगे सेल्फिंग। So now we will cross F1 progeny among themselves. तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पे कितने टाइप के गैमीट बन सकते हैं इन इंडिविजुअल्स के। तो गैमीट बनाने के लिए वी कैन अप्लाई फोर्क लाइन मेथड, जैसे कि द इंडिविजुअल गिवन हेयर इज हेट्रोजाइगस फॉर 2 जीन्स। आप क्या करो, सीड शेप वाले दोनों जीन की प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे लिख दो, विच कैन बी गैमीट के अंदर या तो कैपिटल आर हो सकता है या फिर स्मॉल आर। अब इनके साथ दूसरे जीन्स की दोनों पॉसिबिलिटी को यहाँ पे आप राइट डाउन कर लो, सिमिलर। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ द गैमीट इज कि गैमीट के पास सीड शेप और सीड कलर दोनों के डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हो। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि सीड शेप को लेके डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हो लेकिन सीड कलर को लेके रिसेसिव। सिमिलर वे थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, या तीसरे टाइप का गैमीट वो हो सकता है जिसके पास सीड शेप को लेके रिसेसिव एलील प्रेजेंट हो लेकिन सीड कलर की डोमिनेंट। इन द सिमिलर वे एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि सीड शेप और सीड कलर इन दोनों का ही जो एलील प्रेजेंट है गैमीट के अंदर वो रिसेसिव हो। तो इस तरीके से जो गैमीट की हम फॉर्मेशन करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की, दैट इज़
दिस मेथड इज कॉल्ड एज द फोर्क लाइन मेथड। एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई सर्टेन जीनोटाइप के इंडिविजुअल की एग्जाम्पल दी हुई हो और आपसे पूछा जाए, आपसे कई बार ये रिक्वायर्ड होता है, क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द गैमीट दिस इंडिविजुअल विल फॉर्म, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। टाइप्स ऑफ गैमीट दैट एन इंडिविजुअल कैन फॉर्म इज 2 to the power n, जहाँ पे n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। उस इंडिविजुअल के अंदर कितने जीन्स को लेके हेट्रोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिविजुअल हम लोगों ने लिया था, आप इसके पास देख सकते हो कि 2 हेट्रोजाइगोट्स प्रेजेंट है, यानी कि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 पे n की जगह पे हमको पावर 2 लिखना पड़ेगा, एंड दिस इंडिविजुअल विल फॉर्म 4 टाइप्स ऑफ गैमीट एंड ऑल द 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर लिस्टेड हेयर। तो नंबर ऑफ गैमीट्स कितने बना पाएगा कोई इंडिविजुअल, कितने टाइप्स के गैमीट बना पाएगा, इसको पता लगाने के लिए हम लोग बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ 2 to the power n। नाउ नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू दिस क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट अहेड। हम लोगों ने बहुत सिंपल सा मेथड एक डिस्कस किया था, प्यूनेट स्क्वायर मेथड, जिसकी मदद से आप एक स्क्वायर बॉक्स की मदद से सारे जीनोटाइप्स एंड पॉसिबल फिनोटाइप्स को लिस्ट आउट कर सकते हो बहुत सिंप्लीफाइड और कन्वीनियंट वे में। सो यहाँ पे हम लोग सारे टाइप के गैमेट्स को पुट ऑन करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के डिफरेंट गैमेट्स को फॉर्म किया जाता है। सो ऑन दिस साइड वी हैव लिस्टेड ऑल द गैमेट्स विच इज़ फॉर्म्ड बाय वन पेरेंट, और इस साइड हम लोग प्लेस करेंगे ऑल द गैमेट्स विच इज़ फॉर्म्ड बाय द अनदर पेरेंट। नाउ अब इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर हम लोग सारे पॉसिबल जीनोटाइप्स को लिखेंगे। सो लेट्स राइट डाउन। सो ये सारी पॉसिबल जीनोटाइप्स हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट कर ली। अब देखते हैं कि कितने टाइप के फिनोटाइप ऑब्टेन हुई। सो जब आपको पता है कि प्योर राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट्स को क्रॉस किया गया था पेरेंटल जनरेशन में रिंकल एंड ग्रीन प्लांट्स के साथ, तो F1 प्रोजेनी सारी की सारी आई थी कैसी, राउंड एंड येलो सीड वाले। अब जब इनको क्रॉस कराया गया, आपस में जब इनकी सेल्फिंग कराई गई, तो 4 टाइप के प्रोजेनीज ऑब्टेन हुए। लेट्स राइट डाउन। राउंड एंड येलो वाले भी ऑब्टेन हुए, राउंड शेप सीड विथ येलो कलर, देन wrinkled shade with green color,
2 more outcomes were there। ये दोनों रिप्रेजेंट करता है पेरेंटल टाइप के कैरेक्टर को या पेरेंटल फिनोटाइप को। कुछ नए फिनोटाइप भी ऑब्टेन हुए यहाँ पे F2 जनरेशन के अंदर। वन वॉज राउंड सीड विथ ग्रीन कलर एंड अनदर वॉज रिंकल्ड सीड विथ येलो कलर। ये सारे पॉसिबल जीनोटाइप्स यहाँ पे आए। अब बात करते हैं कि अगर फिनोटाइप ये है तो पॉसिबल जीनोटाइप क्या हो सकता है। सो राउंड होने के लिए बच्चों यू विल नीड एटलीस्ट 1 कैपिटल आर। आपको पता है कि डोमिनेंट होने की वजह से एक भी कैपिटल आर जीन एलील अगर मौजूद है तो जो शेप होगा वो राउंड होगा। सेकेंड प्लेस पे डोमिनेंट एलील हो या रिसेसिव उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। एंड देन येलो होने के लिए देयर मस्ट बी 1 कैपिटल वाई। उसके अलावा स्मॉल वाई है कैपिटल वाई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही राउंड होने के लिए देयर मस्ट बी ए कैपिटल आर एंड ग्रीन होने के लिए दोनों के दोनों एलील रिसेसिव होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये जो रिसेसिव ट्रेट है वो जो ग्रीन कलर इज़ अ रिसेसिव कलर ट्रेट, तो इसके लिए आपको होमोजाइगस कंडीशन ऑब्टेन होनी मस्ट है। वहीं पे बात करें रिंकल्ड की, तो रिंकल्ड होने के लिए दोनों आर जीन, यहाँ पे आर जीन वाली एलील रिसेसिव फॉर्म में होनी चाहिए एंड येलो कलर होने के लिए कैपिटल वाई का एक बार होना ही काफ़ी है। 2 बार भी हो सकता है तो भी सेम कलर ऑब्टेन होगा। और रिंकल एंड ग्रीन की बात करें तो देयर मस्ट बी बोथ ऑल द एलील्स इन द रिसेसिव फॉर्म। नाउ लेट अस काउंट कि ऐसे कितने इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास एटलीस्ट देयर इज प्रेजेंस ऑफ 1 कैपिटल आर जीन एंड 1 कैपिटल वाई जीन। तो यू कैन मार्क इट एज 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। Is there any other? तो आप देख सकते हो कि अब कोई ऐसा जीनोटाइप प्रेजेंट नहीं है जहाँ पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैपिटल आर विथ कैपिटल वाई एटलीस्ट। तो आउट ऑफ 16 इंडिविजुअल 9 इंडिविजुअल्स वे लाइक जिनके पास राउंड शीट था विथ येलो कलर। वहीं पे बात करें अगर हम लोग राउंड एंड ग्रीन की, तो हमें ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा इनमें जहाँ पे एटलीस्ट देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ 1 डोमिनेंट आर एंड देयर मस्ट बी 2 रिसेसिव वाई जीन। सो ऐसे कॉम्बिनेशन को देखें तो वी कैन सी हियर दिस इज 1, दिस इज अनदर 1 कैपिटल आर विथ 2 रिसेसिव वाई। So here is the third one. So out of 16, 3 progenies were there जिनके पास ये जीनोटाइप और फिनोटाइप उनका कैसा था, राउंड एंड येलो। वहीं पे अगर हम लोग बात करें रिंकल्ड एंड ग्रीन की, तो रिंकल्ड होने के लिए दोनों आर जीन शुड बी प्रेजेंट इन द रिसेसिव फॉर्म एंड येलो होने के लिए वाई शुड बी प्रेजेंट इन द डोमिनेंट फॉर्म। ऐसे कितने इंडिविजुअल है बच्चों? लेट अस काउंट दैट। 1 is this, another 1 is this and लास्ट 1 इज दिस। सो आउट ऑफ 16 3 प्रोजेनी ऐसे थे जिनके पास रिंकल सीड था विथ येलो कलर, और एट लास्ट आप देख सकते हो सिर्फ ऐसी एक प्रोजेनी थी आउट ऑफ 16 जो शो कर रही थी रिंकल एंड ग्रीन टाइप की फिनोटिपिक ट्रेट। तो जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि F2 जनरेशन डाई हाइब्रिड क्रॉस में या फिर ये कहें कि डाई हाइब्रिड F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो आया है हमारा दैट इज़ 9:3:3:1 का। और जो पॉसिबल फिनोटाइप्स है वो कौन कौन है? राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल एंड येलो एंड रिंकल एंड ग्रीन, जिसमें से आप देख सकते हो कि राउंड एंड येलो एंड रिंकल एंड ग्रीन दे आर रिप्रेजेंटिंग द पेरेंटल जनरेशन कैरेक्टर एंड राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल एंड येलो they are representing a recombinant character. अब मेंडल ने जब ये चीज़ ऑब्जर्व किया तो उनको एक और चीज़ समझ में आई। उन्होंने क्या किया कि सीड शेप और सीड कलर कैरेक्टर को इंडिविजुअली चूज़ किया। जैसे कि अगर मैं बात करूं डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा कि सीड शेप और सीड कलर दोनों कैरेक्टर्स को साथ में कंसीडर किया है
किया गया था। लेकिन वही बात करें मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो दीज कैरेक्टर्स आर चूजन सेपरेटली। तो अगर मैं बात करूं सीड शेप की, अगर मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म कर रहा होता सीड शेप वाले कैरेक्टर का, तो F2 जनरेशन के अंदर आपको पता है कि फिनोटिपिक रेशियो कितनी आती, सीड शेप में राउंड और रिंकल दोनों ट्रेट अपीयर हो जाते हैं और उनका रेशियो होता 3:1 का। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर मैंने सीड कलर को एज अ कैरेक्टर कंसिडर किया होता और उसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया होता, तो F2 जनरेशन के अंदर येलो कलर के सीड भी ऑब्टेन होते हैं एंड ग्रीन कलर के भी सीड ऑब्टेन होते हैं और उन दोनों की रेशियो होती 3:1। मेंडल ने क्या किया, दोनों क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट को यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर चूज किए हुए कैरेक्टर्स को एज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया और उसके रिजल्ट्स को मेंडल ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इनके रिजल्ट्स को जो आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यू कैन सी यू विल ऑब्टेन दिस रेशियो जो आपने जस्ट अभी ऑब्टेन किया है डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में, दैट इज 9:3:3:1। और यहीं से मेंडल को आइडिया आया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। मेंडल का ये मानना था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं या जो फैक्टर्स होते हैं जब वो सेग्रीगेट होते हैं तो किसी एक कैरेक्टर का सेग्रीगेशन पैटर्न किसी दूसरे कैरेक्टर के सेग्रीगेशन पैटर्न को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता। तो हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस से ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आया है इसके स्टेटमेंट को भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो जब एलील्स किसी ट्रेट के सेपरेट होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, देन सेग्रीगेशन पैटर्न ऑफ वन कैरेक्टर is not affected by सेग्रीगेशन पैटर्न ऑफ अदर कैरेक्टर। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करके मेंडल को ये आइडिया आया कि जब आप एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स के क्रॉसिंग को स्टडी करते हो, यानी कि व्हेन यू परफॉर्म डाई हाइब्रिड क्रॉस और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, तो जो किसी एक कैरेक्टर के या एक ट्रेट के एलील्स के सेग्रीगेशन का पैटर्न होता है वो किसी दूसरे एलील के सेग्रीगेशन पैटर्न को अफेक्ट नहीं करता है। एंड दिस वाज हिज स्टेटमेंट और इसी को उन्होंने कहा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के साथ साथ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिस्कस किया। अब बच्चों अपने आने वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने इन सारी चीज़ों को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया, जिसकी वजह से मेंडल को अर्ली टाइम्स में उनके ज़माने में बहुत सारे क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। और फिर हम लोग कुछ प्रोडक्ट रूल वगैरह भी डिस्कस करेंगे और ये प्रोडक्ट टूल आगे चल के हमारे जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी काफ़ी मदद करने वाला है। तो अगले क्लास में हम लोग शुरू करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मेंडलिज्म।